So plasma proteins, one of the easiest topic to cover. प्लाज्मा प्रोटीन्स बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, सिंपल प्रोटीन्स होते हैं और कुछ हमारे पास कंजुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं प्रेजेंट इन ब्लड। सिंपल प्रोटीन्स एक्चुअली वो प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारे पास ऑन हाइड्रोलाइसिस सिंगल अमाइनो एसिड्स को यील्ड करें, खाली अमाइनो एसिड यील्ड करें तो उनको हम कहते हैं सिंपल सिंपल प्रोटीन्स। ठीक है। और ऑन दी अदर हैंड अगर हम ग्लाइकोप्रोटीन्स को देखें जो हमारे पास कोई ना कोई हमारे पास कार्बोहाइड्रेट मोइटी रखता हो या हमारे पास कॉन्जुगेट प्रोटीन हो, दूसरे हमारे पास इसके साथ स्ट्रक्चर कॉन्जुगेट हुए हुए हों, वो हमारे पास कहलाते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। तो ये दो टाइप के हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं जो कि पाए जाते हैं प्लाज्मा के अंदर। अब अगर हम इनको प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स को सेपरेट कैसे करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास वेरियस मेथड होते हैं, जैसे कि सॉल्टिंग आउट मेथड हो गया, कॉन्स फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, इसमें हमें इनकी प्रोसीजर के अंदर डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है और हम फ़ौरन अब बैक टू द टॉपिक आ जाते हैं जो कि है कि ना कौन कौन से प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन याद रखना, इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने के लिए कि ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन होता है। ठीक है, अब इसके हमें फंक्शंस और रोल देखने। ये हमारे पास सिंथेसाइज होता है लिवर के अंदर। अब ये चीज़ याद रखना कि ये हमारे पास सिंथेसाइज होता है लिवर के अंदर और इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाती है इन सिरोसिस ऑफ लिवर। सिरोसिस ऑफ लिवर कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर। ठीक है, ये हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेशन प्रोटीन है, यानी कि इसका इन्फ्लेमेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर हमारे पास लिवर की इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाए तो इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि लिवर इसको बनाना छोड़ देता है। ठीक है, इसके बहुत सारे वेरियस फंक्शंस होते हैं इसके अंदर। ये जो इसकी कंपोजिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे पास एसिडिक होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास 585 अमाइनो एसिड्स होते हैं और है ना 17 इसके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। एल्ब्यूमिन के अगर फंक्शंस देखें तो ये हमारे पास लो विस्कोसिटी देता है, लेकिन अब ये इसका जो अपोजिट जो है वो भी हमें याद रखना चाहिए कि अगर ये लो विस्कोसिटी देता है तो हाई विस्कोसिटी कौन सा प्रोटीन देता है। तो फिब्रिनोजन याद रखना कि फिब्रिनोजन और ग्लोबुलिन्स ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि हमारे पास हाई विस्कोसिटी के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, उसके बाद साथ साथ ये मैंने पहले भी बताया था कि ये एल्ब्यूमिन जो है ये हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करता है, यानी कि हमारे पास अगर एल्ब्यूमिन होगा तो हमारे पास ब्लड का वॉल्यूम जो है वो ब्लड का अगर वाटर वॉल्यूम देखें तो वो मेंटेन रहेगा। अगर हमारे पास एल्ब्यूमिन की कमी हो जाएगी तो हमारे पास क्या होगा कि ब्लड में से वाटर जो है वो लीक होना शुरू हो जाएगा टिश्यू फ्लूइड के अंदर, और एक हमारे पास कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं एडेमा, वो कॉज हो जाएगा। ठीक है, और साथ साथ में ये एल्ब्यूमिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये भी है कि ये हमारे पास क्या करता है कि अनकॉन्जुगेटेड बाइलोरुबिन को कैरी करता है। अगर ये हमारे पास एल्ब्यूमिन ना हो तो हमारे पास अनकॉन्जुगेट बाइलोरुबिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और ये हमारे पास क्या कर देगा, कार्डियक टेरेस एक डिजीज़ होती है वो कॉज कर देगा, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद साथ साथ में ये न्यूट्रिशनल लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास जब हमारे बॉडी को डिप्लीट हो जाती है अमाइनो एसिड्स के अंदर तो ये हमारे पास ब्रेक होकर अमाइनो एसिड्स देना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये था एल्ब्यूमिन। बाकी मैं नेक्स्ट अदर ऑडियोज़ के अंदर भेजता रहता हूँ। अब हमारे पास आते हैं ग्लोबुलिन्स। ग्लोबुलिन्स जो है बेसिकली ये हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है अल्फ़ा ग्लोबुलिन, एक होता है बीटा ग्लोबुलिन और एक होता है गामा ग्लोबुलिन्स। ठीक है, तो अल्फ़ा ग्लोबुलिन्स जो होते हैं वो भी हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक होता है अल्फ़ा 1 और एक होता है अल्फ़ा 2 ग्लोबुलिन्स। ठीक है, अब अगर हम एक एक करके डिस्कस करें तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है अल्फ़ा ग्लोबुलिन्स। उसके अंदर भी अल्फ़ा 1 जो कि है हमारे पास ऑर्सोम्यूकॉइड। याद रखना है कि ये जो ऑर्सोम्यूकॉइड जो है ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एक इन्फ्लेमेशन के लिए यूज़ होता है कि जहाँ भी इन्फ्लेमेशन होगी वहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, साथ साथ ये हमारे पास एक एक्यूट फेज़ प्रोटीन है। जब भी एक्यूट फेज़ का मतलब आ जाए तो ये याद रख लेना, हर वो प्रोटीन जो कि इन्फ्लेमेशन के अंदर उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए। ठीक है, उसके बाद इसका एक और काम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन को कैरी करके रखता है। साथ में हमारे पास क्या करता है कि ये हमारे पास
कार्बोहाइड्रेट्स को भी लेके जाता है ऑन द साइड ऑफ हीलिंग, या जहाँ पर हमारे पास कोई डैमेज वगैरह हो गया उधर उसको रिपेयर करवाने के लिए ये कार्बोहाइड्रेट के कंटेंट को भी लेके जाता है। इसकी एक और इसकी अब अगर हम देखेंगे कंसंट्रेशन कहाँ कहाँ बढ़ती है, तो अब जहाँ जहाँ इन्फ्लेमेशन आएगी वहाँ वहाँ इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। यानी कि अगर हमारे पास अब सिरोसिस ऑफ लिवर भी होगा तो वहाँ पर भी इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। और इसकी कंसंट्रेशन कम कहाँ होगी, इसकी कंसंट्रेशन कम वहाँ होगी जहाँ पर जब हमारे पास ब्लड के अंदर हाइपो है ना प्रोटीनीमिया हो जाए, यानी कि हमारे पास ब्लड के अंदर प्रोटीन की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होना शुरू हो जाए। वो हमारे पास कैसे होती है वो मैं है ना जब उस पे टॉपिक पे आऊँगा तो मैं बताऊँगा। असल में हमारे पास ऐसे डिक्रीज़ हो जाती है कि हमारे पास या तो मेटाबॉलिक डिफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रही होती है और एक्सेसिव प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमारे पास लीक हो रहे होते हैं, और उसके बाद फिर किडनी जो है वो उनको रीएब्जॉर्ब नहीं कर पा रही होती है और फिर वो यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट हो जाता है। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है कि बॉडी के अंदर प्रोटीन्स कम हो जाते हैं। तो जब जब जहाँ जहाँ प्रोटीन्स कम होंगे, प्लाज्मा प्रोटीन्स कम होंगे, तो उनमें ये हमारे पास ये जो बाकी प्लाज्मा प्रोटीन्स भी डिक्रीज़ होते रहेंगे जब हमारे पास हाइपोप्रोटीनीमिया हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है वो है अल्फ़ा फ़ीटोग्लोबुलिन। अल्फ़ा फ़ीटोग्लोबुलिन का बेसिकली अभी तक कोई काम इतना ऐसे डिस्कवर नहीं हुआ है कि किस काम के लिए यूज़ होता है, लेकिन इसको हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये हमारे पास है ना वो जब बेबी की डेवलपमेंट हो रही होती है इन द यूट्रस, तो वहाँ पे ये हमारे पास टेराटोमास की है ना टेराटोमास के लिए मार्क करता है कि अगर कोई उधर टेराटोमा वगैरह या कोई हमारे पास कोई है ना प्रॉब्लम वगैरह हो रही होगी तो ये हमारे पास वहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी और उस कंडीशन के लिए ये हमारे पास ट्यूबर मार्कर के तौर पर यूज़ होता है। अब जो नेक्स्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एंटी ट्रिप्सिन। बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि कुछ अल्फ़ा प्रोटीन्स वो होते हैं कि जो हमारे पास ट्रिप्सिन्स होते हैं, ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोटियोलैक्टिक एक्शन शो करते हैं। अब ये जो हमारे पास प्रोटीन है अल्फ़ा एंटी ट्रिप्सिन, यानी कि ये हमारे पास प्रोटियोलैक्टिक एक्शंस के अगेंस्ट होगा। जो प्रोटीज़ एंजाइम होंगे या जो ऐसे प्रोटीन्स होंगे जो हमारे पास प्रोटियोलैक्टिक एक्टिविटी रखते होंगे उनके अगेंस्ट होंगे। तो अब हमें इसका हर वो फंक्शन याद रखना होगा जो हमारे पास अगेंस्ट प्रोटियोलैक्टिक एक्टिविटी हो। ठीक है, अब ये जो है ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। क्यों क्यों ये हमारे पास क्या करता है कि जो है ना नॉर्मली हमारे पास क्या करता है कि हमारे सीलिया वगैरह को है ना सीलिया वगैरह में होता है, और वहाँ पे ये क्या करता है कि अगर कोई बंदा स्मोकिंग वगैरह करता है तो उससे क्या होता है कि स्मोकिंग वगैरह से जो केमिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो हमारे पास जो लंग्स के अंदर इलास्टिन प्रोटीन होते हैं उनको क्या करते हैं, उनकी हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, और हमारे पास क्या होता है कि एल्वियोला का साइज़ एबनॉर्मली इनलार्ज हो जाता है, जिसको एक कंडीशन होती है जिसको कहते हैं एम्फाइसीमा। उसमें क्या होता है कि हमारे पास एल्वियोला का साइज़ बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाता है जो कि नहीं होना चाहिए था। तो ये प्रोटीन्स क्या करते हैं कि वो उन केमिकल्स के साथ जो ये एम्फाइसीमा कॉज कराते हैं उनके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। कॉम्प्लेक्स बना के क्या करते हैं कि ये एम्फाइसीमा कॉज होने नहीं देते। क्यों कॉज होने नहीं देते? क्योंकि ये रखते हैं एंटी प्रोटीएज एक्टिविटी, और वो केमिकल्स क्या थे, वो केमिकल्स प्रोटीएज एक्टिविटी रखते थे। प्रोटीन्स कौन से? वो प्रोटीन्स जो कि एम्फाइसीमा कॉज कर रहे थे, वो प्रोटीन्स हमारे पास है ना प्रोटीएज एक्टिविटी रखते थे। और ये क्या है, ये हमारे पास एंटी ट्रिप्सिन जो है वो एंटी प्रोटीज एक्टिविटी रखते हैं। तो ये क्या करते हैं, एंटी प्रोटीज एक्टिविटी रखने की वजह से ये उन केमिकल्स के साथ बाउंड हो जाते हैं और उनको अपनी जो प्रोटीन्स ये एम्फाइसीमा कॉज करा रहे थे उनको अपना फंक्शन करने नहीं देते। तो ये एंटी ट्रिप्सिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के अंदर कि हमारे पास एम्फाइसीमा से बचाते हैं। और अब ये जो है ये हमारे पास हर उस जगह इंक्रीज़ होंगे जहाँ इन्फ्लेमेशन होगी, क्योंकि ये भी हमारे पास एक एक्यूट फेज प्रोटीन है। तो जहाँ जहाँ इन्फ्लेमेशन होगी वहाँ ये हमारे पास एंटी ट्रिप्सिन जो है वो उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। और जहाँ हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन एक और जगह जहाँ भी जैसे कि हमारे पास वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो रहा है, इसके अंदर हमारे पास बाइल डक्ट ब्लॉक हो रही है, तो जहाँ जहाँ ब्लॉकेज भी होगी वहाँ वहाँ भी इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी। क्यों? क्योंकि अब ये दूसरे प्रोटीन्स जो ब्लॉक को ख़त्म करने के लिए भी होंगे उनको भी काम नहीं करने देगा। जहाँ जहाँ हमें प्रोटीन्स को है ना कैंसिलेशन उनकी करानी है, यानी कि प्रोटीज एक्टिविटी को कैंसिल कराना है, वहाँ वहाँ उसमें इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। कहीं भी ब्लॉकेज होगा तो इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। साथ साथ में इसके अंदर सिरोसिस ऑफ लिवर के अंदर भी इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि वो भी एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। ठीक है, और एक और चीज़ के ये हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ कहाँ होगी? अगर इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो गई तो हमारे पास एम्फाइसीमा कॉज हो जाएगी, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होती है इन जुवेनाइल सिरोसिस ऑफ लिवर। जुवेनाइल सिरोसिस ऑफ लिवर एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है। जुवेनाइल का मतलब होता है यंग ना पेशेंट्स के अंदर,
उनके अंदर ये क्या होता है कि हमारे पास एंटीट्रिप्सिन रिलीज़ नहीं होता सीरम के अंदर। क्यों रिलीज़ नहीं होता? क्योंकि ये हमारे पास बनते लिवर के अंदर है, और उसमें ये होता है कि हमारे पास है ना एंटीट्रिप्सिन के आइसोमर्स डिफरेंट है ना एंटीट्रिप्सिन बनते हैं, और वो पॉलीमराइज होकर एग्रीगेट्स बनाना शुरू कर लेते हैं, और वो एग्रीगेट्स जो होते हैं वो उसको सिर्फ लिवर को डैमेज ही कर रहे होते हैं, और वो सीरम में नहीं आ रहे होते। तो इसी वजह से जुवेनाइल सिरोसिस के अंदर इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ रहती है। ठीक है। और कब ये डिक्रीज़ होगा? जब हमारे पास नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगा। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं कि जब हमारे पास किडनी फंक्शन करने में फ़ेल हो जाए, यानी कि हमारे पास नेफ्रॉन्स जो हैं वो अपने रीअब्जॉर्प्शन करने में फ़ेल हो जाएँ, तो उस वक्त भी इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। इसका जो रोल जो मैंने बताया कि ये है ना रोल इन एम्फाइसीमा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको दोबारा भी सुन लो कि ये क्या करता है कि जो हमारे पास इलास्टेज प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारे पास स्मोकिंग वगैरह से आ रहे होते हैं, वो क्या करेंगे? इलास्टिन, वो हमारे पास जो एल्वुला के अंदर इलास्टिन प्रोटीन होते हैं उनको ना हाइड्रोलाइज कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि एल्वुला का साइज एनलार्ज हो जाता है। तो ये जो एंटी ट्रिप्सिन जो है वो उनको इलास्टेज को अपना ये काम करने नहीं देते, और क्या करते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं इलास्टेज के साथ, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास इलास्टिन या जो भी हमारे पास है ना प्रोटीन्स होते हैं वो हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते। तो ये बहुत ज़्यादा एंटी ट्रिप्सिन का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम था। साथ साथ में इसका एक और काम है, ये हमारे पास रोल करता है एज ट्यूबर मार्कर, और साथ साथ में अगर देखा जाए तो ये हमारे पास फिब्रिनोजिन और वी कैन से फिब्रिन, जो हमारे पास क्या करता है कि है ना क्लॉटिंग के अंदर थ्रेड्स बनते हैं फिब्रिनोजिन के। अब उनके ऊपर प्लाज्मिनोजिन को एक्ट नहीं करने देता। प्लाज्मिनोजिन हमें पता था, प्लाज्मिन क्या था कि फिब्रिन को डाइजेस्ट करता था। अब ये उनको उसके ऊपर एक्ट नहीं करने देता। तो अगर हम देखा जाए तो ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्लॉटिंग बहुत ज़्यादा करवाता है, लेकिन एंटी